जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत है आज के हमारे डे 157 में। यस। और हम भगवत क्षमा चाहता हूँ, यहाँ दास बोध चल रहा है। शाम को 6 बजे भगवत गीता में मुलाकात होगी। आज गुरुवार है ना, तो शाम को 6 बजे मुलाकात होगी भगवत गीता में। आज हम दास बोध में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने देखा था स्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में, कुछ बातें पढ़ी थी। वहां तप का महत्व हमने सुना था। जीवन के पहले हाफ में उन्होंने 12 साल का बचपन, 12 साल की उनकी तपश्चर्या, और उसके बाद 12 साल उन्होंने देश भ्रमण किया। और उसके बाद आकर वह, जिसे कहते हैं, महाराष्ट्र के, स्पेशली पश्चिम महाराष्ट्र एरिया में सेटल हो गए। तो उसमें सज्जनगढ़ का भी उल्लेख आता है। फिर भगवान राम जी के मंदिर की स्थापना, उनकी उपासना, हनुमान जी के मंदिरों की स्थापना, उस पर बात आती है। तो इसी बात को आगे लेके जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने आगे क्या किया। तो कल मैंने कुछ क्वालिटीज बोली थी जिनके बारे में उन्होंने कहा था, और उसके लिए उन्होंने क्या एक्शन ली, आज समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्वालिटीज को मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। उन्होंने बात की थी धर्मनिष्ठा, निस्वार्थता, चारित्र्य, बलोपासना, समाज संगठन, शौर्य, धैर्य, चातुर्य, परोपकार तथा ईश्वर भक्ति। तो ऐसे कुछ गुणों का उन्होंने वर्णन किया था। और इन गुणों की, जिसे कहते हैं, प्राप्ति के लिए या शिष्यों में ये गुण हो, इसके लिए उन्होंने ना अलग अलग जगह पे भगवान श्री राम के और भगवान हनुमान के मंदिर स्थापित किए। ओके, मठों की स्थापना की। अब देखिए मठ की स्थापना और उसका उद्देश्य। कई बार आज जब हम आजू बाजू में देखते हैं, समाज में देखते हैं, मठों में जाते हैं या फिर मंदिरों में जाते हैं, तो ये जो प्रायोरिटीज यहाँ लिखी गई है ये कई बार मिस हो जाती है। क्या आपका अनुभव है ऐसा? कई बार मिस हो जाती है, बट ये ओरिजिनल प्रायोरिटीज या ऑब्जेक्टिव थे जिन्हें हमें समझना जरूरी है। अब उन्होंने आगे क्या किया समझते हैं। मठ स्थापन किए, वहां पे वो रुके नहीं। उन्होंने शिष्य और सज्जन लोग, उनका संग्रह किया। यानी समाज में कुछ गिने चुने लोगों को इकट्ठा किया, उनको शिष्य बनाया और बाकी सज्जनों को भी आकर्षित किया। आगे देखते हैं। ओके, उसमें से उन्होंने महंत, यानी जो मठ का अधिपति होता है, उनका चुनाव किया और उनके व्यक्तिमत्व विकास पे काम किया, व्यक्तित्व विकास के लिए काम किया। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, शायद कल ही हमारे फ्री सेशन शुरू हो गया पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। और यहाँ पे समझने वाली बात ये भी है कि यह करते वक्त उन्हें ये इस बात का पता चला कि ग्रंथ की रचना करनी चाहिए, ताकि हम वहां हो या न हो, लोगों को सही मार्गदर्शन मिलता रहे। जय श्री कृष्ण। सही मार्गदर्शन मिलता रहे, इसलिए उन्होंने क्योंकि देखो, कल्पना करें, आज से 40 साल पहले की बात कर रहे हैं हम ना। कितना? 40, क्षमा चाहता हूँ, 400 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना। तो उस वक्त कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, तो उन्होंने ग्रंथों की रचना की। उनका बहुत सारा वाङ्मय है, कई सारे ग्रंथ लिखे हैं उन्होंने, ये तो एक है। तो वो आजकल कंपनी की भाषा में जिसे कहते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गए। यानी गुरुजी वहां नहीं भी है तो शिष्यों को मार्गदर्शन करने के लिए ग्रंथ काफी थे। तो आगे क्या करना है, इस परिस्थिति में क्या करना है, तो ग्रंथ खोलो, देखो, पढ़ो, काम खत्म, है ना। तो अगर आपको जीवन की एसओपी चाहिए तो भगवत गीता पढ़ो या फिर ऐसे किसी श्रेष्ठ ग्रंथ का पठन करो। अब मैं बहुत भाग्यशाली हूँ दोस्तों, जो मेजोरिटी ऐसे ग्रंथ है उनको या तो पढ़ चुका हूँ या पढ़ रहा हूँ। और मेरा आपको स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है,
जीवन में मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति के लिए आपको अलग अलग ग्रंथों का पठन करना चाहिए। ये सजेशन है। आगे आगे क्या, आगे आपकी मर्जी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ये काफी सारी रचनाएं की और फिर इसी प्रोसेस में आगे बढ़े, और जब 74 एज के हो गए वो, तो उन्होंने देह त्याग किया। तो ये उनके जीवन का दूसरा ईस्वी सन है ना। सेकंड ईस्वी सन। पहला क्या था आपको पता है? जब उन्होंने जन्म लिया तो वो था 1608। अब ये जो दूसरा वाला है ना, इसके पीछे भी 16/8 है, तो 1682 में उन्होंने देह त्याग किया नवमी वाले दिन। ये दूसरी नवमी थी, तो 16/8/2। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट है। दिस इज हाउ यू रिमेम्बर थिंग्स। मेमोरी टेक्निक जो होती है ना, वो ऐसे यूज की जाती है। चीजों का मन में पिक्चर बनाओ, तब जाके चीजें याद रहती है। तो पहला वाला 1608 और दूसरा वाला तो 2 यहाँ, और उसके पीछे भी 16/8 लगा दिया। तो 1608 से लेके 1682 तक उनकी जीवनी रही है ना। दोनों वक्त नवमी थी, पर इस बार राम नवमी नहीं थी, इस बार माघ महीने की वद्य नवमी थी। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इनके थोड़ा सा और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो ही वॉज वेरी वर्साटाइल पर्सनैलिटी। कई जगह पे ऐसे लिखा गया है, और ये संयोग की बात है या भगवान की इच्छा है। उस जमाने में महाराष्ट्र में 2 व्यक्तिमत्व ऐसे थे जिनके बारे में जिनके बारे में या उन्हें उनकी जिसे कहते हैं क्वालिटीज को बताने के लिए या उनको डिस्क्राइब करने के लिए शब्द यूज किया जाता था कि हिमालय एवढे कर्तव्य आणि कर्तृत्व। ओके, तो हिमालय की जो साइज है, ओके, उतनी बड़ी ड्यूटीज उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट कर ली, पार्ट 1। एंड दे वेर एज गुड एज स्ट्रॉन्ग एज फर्म एंड उनके कार्य इतने विशाल है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए हिमालय की उपमा दी जानी चाहिए। हिमालय के जितने बड़े कार्य उन्होंने किए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी जो कि पैरेलल चल रहे थे, उनकी जीवनी पैरेलल थी, तो दोनों के बारे में हिमालय की उपमा दी जाती है। आगे बढ़ते थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। की पॉइंट्स में टच करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे उपदेश क्या कहते हैं, जो उपदेश किया जाता है शिष्यों को, समाज को उपदेश, उसके बाद तत्व ज्ञान, और उसके आगे एक शब्द है प्रत्यक्ष साधना। तो ये कॉम्बिनेशन लेके वो चलते थे, यानी वो लोगों को उपदेश भी करते थे, ज्ञान भी सुनाते थे, और खुद भी उसकी साधना करते थे। ओके, तो उनका एक श्लोक में से एक लाइन आती है जिसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। क्रिय विना वाचाळता व्यर्थ आहे, क्रिय बिना वाचाळता व्यर्थ आहे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप केवल बात करने से कुछ नहीं होगा, एक्शंस जरूरी है, क्रिया। क्रिया किए बिना आप चाहे जितनी बातें करो, जितने भाषण दो, वह व्यर्थ है, उसे कोई महत्व नहीं रहता अगर आप क्रिया को बैकअप, है ना। ओके, तो क्रिया को अगर आप बैकअप, क्रिया का बैकअप अगर आप आपके नॉलेज को या आपकी बातों को नहीं है, तो व्यर्थ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा। जब भी आपके मन में बड़े बड़े विचार आते हैं, बड़े बड़े सपने आते हैं, बड़ी बड़ी एम्बिशन जागती है, तो आपको तुरंत सोचना है कि इन सपनों को, इन विचारों को, इन एम्बिशंस को रियलिटी में लाने के लिए मुझे कौन सी एक्शन लेनी चाहिए। ओके, अब अगर वो 1 2 3 4 एक्शन में काम खत्म होता है तो एक छोटी सी लिस्ट बनाइए, और अगर नहीं होता है तो एक बड़ी लिस्ट बनाइए, बड़ा गोल बनाइए, उसको छोटे गोल्स में कन्वर्ट कीजिए, और उसको फिर डेली गोल्स में
कन्वर्ट कीजिए। ओके, और फिर देखिए सुबह क्या करना है, दोपहर को क्या करना है, शाम को क्या करना है ना। यस, जय श्री कृष्ण। गोल सेटिंग हर जगह आ जाती है ना। यस, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक उल्लेख है और बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने छोटे छोटे गांवों में, अभी उस वक्त तो बड़े बड़े शहर हुआ नहीं करते थे ना। पूना भी तो एक कस्बा था। कस्बा पेट पता है आपको? आप में से जो पूना वाले हैं उनको कस्बा पेट पता होगा। कितने लोगों को पता है? चलो बढ़िया, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो पूना भी तो कस्बा था, गांव थे छोटे छोटे, है ना। तो उन्होंने ऐसे अलग अलग 1100 गांव में या तो भगवान राम या फिर हनुमान जी की के मंदिर की स्थापना की। अब मंदिर के पास एक महंत, महंत यानी ज्ञानी व्यक्ति जो इन सब चीजों को जानता है। तो सोचिए 1100 गांव और पंचक्रोशी में कहते हैं ना, तो गांव है तो उसका एक आजू बाजू के पूरे एरिया में उसका कनेक्शन होता है ना। तो ये पंचक्रोशी कह के उन्होंने ऐसे हजारों गांवों में ज्ञान पहुंचाया, धर्मनिष्ठा पहुंचाई, बलोपासना पहुंचाई, है ना। और अंधश्रद्धा से परे जाने का आग्रह किया लोगों को, और उसके लिए टीचिंग भी थी, सपोर्ट भी दिया। आगे बढ़ते, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो मठ थे, स्वामी जी के जो मठ थे, ये केवल पूजा और जप करने के साधन नहीं थे। केवल पूजा और जप करने के साधन नहीं थे, यह तेजस्वी संस्कार केंद्र थे। तेजस्वी संस्कार केंद्र, है ना। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सनातन धर्म का ज्ञान भी मिलता था, सनातन धर्म का ज्ञान भी मिलता था। सदाचार कैसे करना है, अच्छा बिहेवियर क्या है, उसका प्रोत्साहन भी मिलता था। ओके, भक्ति भाव भी थी। फिर पुरुषार्थ और पराक्रम, उसके लिए प्रेरणा भी यानी मोटिवेशन भी उन्हें मिलता था। बलोपासना के लिए वहां जिम्नेशियम भी थे, जिम। आजकल हम जिम जाते हैं एडमिशन के बाद 3 दिन तक, चलो 7 दिन तक, लोग वही करते हैं ना। जिम जिम में एडमिशन लेते हैं, 3 दिन जाते हैं कुछ लोग, कुछ 7 दिन जाते हैं, है ना। तो मेरे एक दोस्त है, उसकी जिम है। मैंने उससे कहा क्या कैपेसिटी है तेरी को, तो उसने कहा पर बैच 25 लोगों को मैं एडमिशन दे सकता हूँ। तो फिर मैंने उससे पूछा मेन बैच क्या है, तो बोले सुबह की 3 बैच, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8। ओके, ये मेन बैच है, शाम को भी चलता है। तो कितने एडमिशन है, मैंने पूछा उससे। उसने कहा 5 से 6 में कुछ 35 एडमिशन है। मैंने कहा कैपेसिटी से ज्यादा है? वो बोले थोड़ा रुक, 6 से 7 में मेरे पास 80 एडमिशन है, 80। तो मैंने कहा यार अभी तो तूने कहा 25-30 की कैपेसिटी, तो 80 एडमिशन कैसे ले लिए? अरे मुझे तो ये भी कम लगते हो, 80 को एडमिशन दिया फिर भी 25-30 नहीं आते। तो मैंने बोला क्या पैसे नहीं देते क्या? नहीं, बोला पैसे तो एडवांस में आ जाते हैं, एडमिशन लेते हैं, स्कीम में ऑफर कर दो तो बहुत सारे लोग हैं जो साल भर का पैसा देके जा चुके हैं पर आते नहीं है, अचानक किसी दिन प्रकट हो जाते हैं, बस काम खत्म। ओके, तो वैसा वाला नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने सुबह सुबह जल्दी उठना है पहले प्रहर में। ओके, फिर व्यायाम करना है, सूर्य नमस्कार करना है। नेचुरल जिम थी ना वो, है ना। तो वहां बहुत ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, सूर्य नमस्कार करो, दंड बैठक करो, थोड़ा सा वजन उठाने का वो भी प्रबंध था उनके पास, दैट्स इट, और कुछ थी। तो ये चीजें वहां पे एकदम बेसिक चीजों में, यानी क्या है, जीरो रिसोर्सेस पे कहीं पे भी जिम खड़ी हो सकती थी, हाँ या ना। तो उन्होंने वो भी की, बलोपासना उन्होंने प्रमोट की। ओके, तो वहां ग्रंथ और व्यायामशाला वो कंपलसरी था, ग्रंथ और जिम। कल्पना करें क्या कॉम्बिनेशन है दोस्तों। जय श्री कृष्ण। एक जगह ग्रंथ है जहाँ जीवन की बारीकियां समझाई जा रही है, जीवन का महत्व समझा रहा है। दूसरी जगह एक्सरसाइज के लिए आपके पास व्यायामशाला है। बहुत अच्छा, बढ़िया। अभी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट बात मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा दोस्तों। ये जो मंदिरों की श्रृंखला थी और उनके बीच में जो कम्युनिकेशन की उन्होंने कड़ी बिठाई थी, है ना, एक गांव दूसरा गांव तीसरा गांव,
ओके। और ये काफी वो पूरा देश घूमे थे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ये कम्युनिकेशन और ये जो प्लेसेस थे, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे। इनको आगरा से जब वो वापस आ रहे थे, आपको पता है ना कि छत्रपति शिवाजी महाराज शंभूराजे के साथ जब आगरा गए थे तो उन्हें कैद कर लिया गया था। तो काफी समय तक वो कैद में थे। फिर वहां से वो निकलने में कामयाब हो गए, उन्होंने ट्रिक यूज की और आ गए बाहर। और जब वो बाहर आ गए तो ये जो श्रृंखला थी, वो श्रृंखला ने उनकी मदद की। जब वो सन्यासी के रूप में वापस आए छत्रपति शिवाजी महाराज, तो ये श्रृंखला ने उनको मदद की कि क्लैरिफाई करे, उनको शेल्टर भी मिला, सपोर्ट भी मिला, और आगे पीछे के एरिया का सर्वे भी होता रहा, वो आगे बढ़ते रहे, है ना। तो देखिए दोस्तों, यानी दोनों की महानता यहाँ पे समझ में आती है ना। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, हमें सीखना चाहिए ऐसे अनुभवों से, ऐसे इससे अमेजिंग है। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि स्वराज्य की स्थापना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने की, उनके लिए अनुकूल जनमानस का मत बनाना, परिस्थिति बनाना, उसका एक पैरेलल काम यहाँ पे भी समर्थ रामदास स्वामी द्वारा हुआ है। ओके। और जो हम सहिष्णु लोग थे, यानी शांति प्रिय लोग, है ना, शांति से चलने वाले लोग, इनको जहिष्णु, जयिष्णु यानी जय की भावना, विजय की भावना और पराक्रम फिर से जागृत करने का काम वहां हुआ है। थोड़ा और बढ़ते हैं और थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे एक कंपैरिजन भी दिया है, और वो इन दोनों का कंपैरिजन दिया है। अभी ये जो ग्रंथ के लेखक है, ओके, जिन्होंने आगे बढ़ाया है, और उन्होंने काफी बोल्डली यहाँ पे मेंशन किया है, एंड आई गो बाय दैट। उन्होंने कहा कि ये दोनों महापुरुष एक साथ जो हुए हैं, एक क्षत्रिय और एक दूसरा जैसे कहते हैं सन्यासी, बट ये एक जबरदस्त संयोग था। और ये दो समांतर रेखाएं चल रही थी, समांतर रेखाएं, एक अध्यात्म और सन्यास के माध्यम से और दूसरा राजकारण के माध्यम से। ये समांतर महापुरुषों की जो रेखा चल रही थी, ओके, वह एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हुआ। और उनमें कुछ क्वालिटीज बताई गई, उनकी कुछ क्वालिटीज यहाँ बताई गई है। ये क्वालिटीज पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब भी आप कोई चरित्र पढ़ो ना, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज मैंने बहुत पढ़ी है दोस्तों, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ कि उनमें से कुछ क्वालिटीज पकड़ी जाए, कुछ क्वालिटीज पकड़ी जाए। एग्जाम्पल के तौर पे, जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जीवनी पढ़ रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे लीडरशिप की एक अमेजिंग क्वालिटी पता चली, और वो क्वालिटी थी विक्रम साराभाई जी की। विक्रम साराभाई जो इनके मेंटोर थे, इनके सीनियर थे, गाइड थे, और अमेजिंग लीडर थे, वो अमेजिंग लीडर थे, अमेजिंग लीडर थे। और छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा, जब एपीजे अब्दुल कलाम जी हमारे इनसैट जो प्रोजेक्ट चलते हैं ना, ये सैटेलाइट ऊपर छोड़ने वाले, ओके, तो उनके हेड बने। तो एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, और उस वक्त भारत, आज तो हम फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, एक बड़ी इकोनॉमी है, उस वक्त हमारे पास फंड्स बहुत कम रहते थे, तो गिन चुन के कुछ 100 करोड़ वगैरह उनको मिल जाते थे। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट उन्होंने किया, और जैसे वो रॉकेट ने टेक ऑफ किया, 7 सेकंड बाद वो फेल हो गया, और ये हमारे अरेबियन सी में जाके गिरा। ओके। और जैसे ही वो फेल हो गया, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने फोन उठाया, रिपोर्ट किया विक्रम साराभाई जी को कि ऐसे ऐसे हो गया है। ओके। तो साराभाई जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को क्या कहा पता है आपको? उसने कहा, मैं ऑलरेडी देख चुका, मैं भी टीवी पे लाइव देख रहा था, वो लाइव होते थे ना रॉकेट लॉन्च, ओके, और मैं ऑलरेडी निकल चुका हूं, तुम जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कल मिलते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं जाऊं, रिलैक्स हो जाऊं, कल मिलते हैं, ये क्या कहा आपने? उसने कहा, कोई चिंता नहीं, तुम जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कल मिलते हैं, कल बात करेंगे कैसे इसे सुधारना है।
तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा आप कहाँ निकल रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं निकल नहीं रहा, मैं निकल चुका प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, बिकॉज मैं ये इंस्टीट्यूशन का हेड हूं। ओके, एंड ही फेस्ड ऑल द पॉलिटिशियंस, ऑल द जिसे कहते हैं मीडिया वाले, और उन्होंने पूरी जिम्मेदारी अपने पास ली। और उससे 2 या 2.5 साल बाद फिर से उसी जो कहते टाइप का सैटेलाइट का लॉन्च हुआ। ओके, एंड दैट वाज अमेजिंग एंड सुपर सक्सेसफुल लॉन्च। तो 20-25 मिनट बाद वो जहां पहुंचना था उसे पृथ्वी की लेवल के ऊपर जाके वो पहुंचा। उस लेवल पे जब वो पहुंचा, ओके, तो फिर से इन्होंने बॉस को फोन किया, विक्रम साराभाई को। ओके, तो साराभाई ने फिर से कहा, ओके, जो भी वो उन्हें कहते थे, है ना, उनका तो नाम बहुत बड़ा है, तो जो भी उन्हें कहते थे, मुझे वो नाम नहीं पता, बट जो भी उन्हें कहते थे, उन्होंने कहा हाँ मैंने देख लिया और मैं अब आराम करने जा रहा हूँ, जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैनेज कर लेना। एंड ही वेंट इनसाइड टू रिलैक्स, एंड फिर दुनिया के सामने एक चेहरा आया जिसको आप और हम जानते हैं, भारत रत्न एपीजे अब्दुल कलाम के साथ अमेजिंग लीडरशिप क्वालिटी। तो वो बुक से ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग थी, सबसे बड़ी लर्निंग थी, है ना। तो हमेशा जब भी आप किसी ग्रंथ का पठन करो, बुक पढ़ो, जो भी करना है, अगर क्वालिटीज कहीं हाईलाइट हो गई है ना, जैसे दिनेश भाई जी ने हमें विकारों की बात कही थी, 150 विकार सुनाए थे, तो यार ऐसे 150 क्वालिटीज भी लिख लो जिससे ग्रेट लीडर बन जाते। क्या पता कौन सी क्वालिटी आप में क्लिक हो जाए आपके सबकॉन्शियस में और आपको एज ए लीडर ग्रेट बना दे, है ना। तो कल मैंने क्षितिजा से एक स्टेटमेंट कहा, क्षितिजा से, है ना। आज अथर्व है, क्षितिजा का मुझे नहीं पता, इन बच्चों की एग्जाम चल रही है, तो आज क्षितिजा नहीं है, अथर्व का मैसेज दे देना उसको कि उनकी चर्चा हो। एंड कल जब मैंने रोमा को सुना, कल जब मैंने स्वराली को सुना, कल जब मैंने रचित को सुना, है ना, तो मैंने क्षितिजा को मैसेज किया कि बेटा यू आर टर्निंग आउट टू बी एन अमेजिंग लीडर, अमेजिंग लीडर। देखो खुद करना आसान है दोस्तों, है ना, खुद करना आसान है। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है, एक छोटे से बच्चे के लिए, क्षितिजा कोई ऐसी बहुत बड़ी नहीं है हमारे जैसी ना, एक छोटे से बच्चे के लिए अपना एक बढ़िया सा बनाया हुआ स्टेज 150 दिनों का किसी को के साथ ऐसे शेयर करना, वो भी आसान काम नहीं है क्या। ऑलरेडी 3 लोग हैं और ये तीनों कंसिस्टेंटली अवेलेबल है, इन्होंने ऑलरेडी मैनेज कर रखा है ना टाइमिंग, है ना। तो मैंने इनको वही समझाया, मैं मेरी कंपनी में भी समझाता हूँ, है ना, कि लीडर वही जो अपनी कुर्सी को, जो चेयर होती है ना, अपनी चेयर, अपनी पोजीशन को छोड़ना जानता है। लीडर वही जो अपनी कुर्सी को खाली करना जानता है, अपनी जिसे कहते हैं चेयर ही कहेंगे उसे, चेयर को खाली करना जानता है, लीडर वही। और लीडर वही जो अपनी टीम में से किसी कामयाब व्यक्ति को इतना डेवलप करे, किसी अच्छे कैपेबल व्यक्ति को, जो वो कुर्सी संभाल सके और खुद नेक्स्ट लेवल पे जाने का प्रयास करे, हाँ या ना। जय श्री कृष्ण। तो ये क्वालिटीज बहुत जरूरी है, क्वालिटीज बहुत जरूरी है। इंसान देने से बड़ा बनता है दोस्तों, हमेशा याद रखना, इंसान देने से बड़ा बनता है, लेने से नहीं। इंसान देने से बड़ा बनता है, हमेशा याद रखना। और अगर आपके पास कोई चॉइस कभी रहे ना, या तो लेना है या तो देना है, कोशिश करना, मेक अ चॉइस टू गिव, मेक अ चॉइस टू गिव, है ना। तो मुझे याद है टुडे हमारे जिसे कहते हैं डीएमआईटी बिजनेस है हमारा, उसके हेड है जयवंत पाटिल सर। आज से 2-2.25 साल पहले जब वो हमारे साथ जुड़े थे, तो मैंने उन्हें एक बुक गिफ्ट दी थी, उस बुक का नाम ही था गो गिवर। और मैं आपको बताता हूँ, एक व्यक्ति जो हमारे साथ एज अ फ्रेंचाइज जुड़े, 2 साल में हमारी कोर टीम में आ गए, क्योंकि उनमें वो जज्बा है, ही इज अ कंट्रीब्यूटर, ही इज अ गिवर, सेल्फलेस गिवर। तो अमेजिंग तरीके से यहाँ पे हम
ये क्वालिटीज को समझना चाहिए हमें। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जय श्री कृष्णा। उम्मीद है आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पे समझने को मिल रहा है, मुझे तो पक्का मिल रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ क्वालिटीज की बात की गई है, दोनों की क्वालिटीज की। आप सोचिए, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन क्वालिटीज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज और समर्थ रामदास स्वामी। प्योर गोल्ड है आने वाले शब्द। अब मैं जो शब्द कहने जा रहा हूं वो प्योर गोल्ड है। पकड़ लेना, पकड़ लेना, पकड़ लेना। और मैं आपको समय भी दे रहा हूं आपकी नोटबुक और पेन लेने का, ये सब भूमिका बनाकर। अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो पकड़ लेना। क्या करना है? पकड़ लेना इन शब्दों को। ओके, और मैं आपको बताता हूं, डिजिटल नोट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत आसान है। थोड़ा सा मैं इसकी बात करता हूं। डिजिटल नोट्स बनाना सीखिए। व्हाट्स द वर्ड? डिजिटल नोट्स बनाना सीखिए। ओके, तो मैंने क्या किया है मैं आपको बताना चाहूंगा। ईमेल होता है ना हमारा, ईमेल आईडी। ओके, कितने लोग जानना चाहते हैं डिजिटल नोट्स के बारे में? तो ईमेल में ना आप अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हो, आपको पता है? मेल के ग्रुप, ईमेल के ग्रुप। ओके, तो टाइटल डाल दीजिए वहां पे, अलग अलग ग्रुप बना दीजिए ईमेल। ओके, या फोल्डर कहते हैं उसे, फोल्डर ईमेल में बना सकते हो आप। ओके, क्योंकि क्या होता है, पेन ड्राइव या बाकी चीजें खो सकती है, करप्ट हो सकती है। अब तक तो मैंने नहीं सुना कि ईमेल करप्ट हो गई है ना। या तो फिर गूगल ड्राइव भी करप्ट नहीं होता। ओके, हाई एंड कंपनी है गूगल, तो आराम से मिल जाती है। अब गूगल आपको 15 GB का डेटा देता है पर ईमेल आईडी, उसके बाद बोलता है खरीदो अगर और ज्यादा डेटा चाहिए। तो मैंने 6 ईमेल आईडी क्रिएट कर रखे डेटा मेंटेनेंस के लिए, खरीदता नहीं मैं। ओके, फ्री में ना, ईमेल आईडी तो कितनी भी बना सकते हैं फ्री में। तो मेरे पास 6 ड्राइव है। ओके, तो 100 GB का डेटा मैं सेव कर सकता हूँ, और मेरे पास बहुत ज्यादा डेटा है, इतने सारे बुक्स वगैरह वो सब उधर ही रखे। फोल्डर बनाओ और उसको टाइटल देके वहां पे डाल दो। मान लो 5 क्लब के नोट्स डाल, लिख दो, फोल्डर में सेव करो। मान लो आपके बुक्स के नोट्स है, सेव करो। माइंड मैप से सेव करो, जो भी आपको लगता है। फाइनेंशियल लर्निंग है, सेव करो एक फोल्डर में, है ना। बहुत जरूरी है। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये सजेशन देना चाहूंगा। आप जब भी नोट्स बनाते हो, आप जब भी नोट्स बनाते हो, एग्जाम्पल के तौर पे, इवन ये जो मेरा माइंड मैप है ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अब ये जो माइंड मैप है, यहाँ इस कॉर्नर में आपको, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ आपको एक शब्द दिखेगा। कैन यू सी द वर्ड? लेट मी चेक। दिख रहा है पीडी? ये सिर्फ इतना कॉर्नर देखिए, पीडी। आगे देखते हैं। कैन यू सी, इस कॉर्नर में कुछ लिखा है, आईटीजी 13वां सेशन। आगे देखिए, आईटीजी 37 सेशन, आईटीजी जो भी होगा 40, कैन यू सी 70 वगैरह। तो ये कॉर्नर है ना, इसको भी संभाले, क्योंकि जब आपके पास 500 पन्नों की बुक होती है और उसमें आप नोट्स निकालते हो, है ना, तो बाद में मुश्किल जाता है कि वो नोट्स को संभालना। ओके, तो मैंने क्या कर रखा है पता है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कुछ पन्ने उसके लिए रिजर्व कर लिए और उसके सेशंस बना दिए। अब उसका इंडेक्स भी बना दिया, क्योंकि हम रफ में नोट्स लेते हैं तो वो ऑर्गेनाइज नहीं है, तो बाद में मिलती नहीं है। ऑलवेज 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 ऑर्गेनाइज योर नोट्स। और मेरी आपको विनती है दोस्तों, जब आप नोट्स निकालते हो तो उन नोट्स को हफ्ते भर के अंदर एक बार रिवाइज करना है। तो मैं जो भी पढ़ता हूँ, जो भी सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ नेक्स्ट डे रिवाइज कर सकूं। अगर नहीं कर पाया तो हफ्ते भर में मैं पक्का रिवाइज करता हूँ। एंड दैट इज हाउ ये जो हम सीखते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, वो हमारे मस्तिष्क में सेव हो जाता है। यस, तो कृपया नोट्स को बनाएं और उन्हें ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। क्या आप में से कुछ लोगों ने ये नोट किया है? कितने लोगों को पता है कि मेरे पास मेरे 20-25 साल पुराने नोट्स भी अभी भी है?
मैंने शायद आपको कुछ नोटबुक्स भी दिखाए थे एक बार ना, 96, 94, 97 के बुक्स आज भी मेरे पास वो नोट्स है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट की बुक समरी मेरे पास आई थिंक 93 में बनाई थी मैंने, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट और 7 हैबिट्स वाली आज भी है मेरे पास। नोट्स को ऑर्गेनाइज करना यानी क्या होता है कि भाग्यशाली होते हैं ना कुछ लोग मेरे जैसे, कुछ लोग मेरे जैसे भाग्यशाली होते। तो हमारे क्लास टीचर थे 9th में, शेंडे सर। ओके, तो वो हमें नोटबुक के ऐसे कप्पे करना सिखाते थे। ओके, तो जो जिसका काम नहीं पड़ने वाला वो आखिरी कप्पा होता था, जो ज्यादा लगने वाला वो अलग कप्पा, पहला वाला कप्पा। तो उन्हें ये पता होना, वो ऐसे कहते थे कि जब आप ये नोटबुक खोलो तो आपको पता है कि इधर वाला पोर्शन तो देखना ही नहीं है, आखिरी वाला उसमें कुछ महत्वपूर्ण लिखा तो उसको इंपोर्टेंट कप्पे में शिफ्ट करो। तो ये पन्ने पढ़ने नहीं है, मान लो ये 200 पन्नों की बुक है, 215, आपको पता है इधर टच ही नहीं करना। उस तरीके से उन्होंने हमें सिखाया था नोट्स ऑर्गेनाइज करना। अब मैंने स्कूल छोड़ दी पर ये नोट्स ऑर्गेनाइज करना यानी सीख नहीं छोड़ी, जरूरी है। तो कुछ मेरे बहुत सारे टीचर अभी सरप्राइज हो जाते हैं, ओके, कि उस वक्त ना उनको ऐसा 1% भी नहीं लगा होगा कि उनकी किसी बात को मैं सीरियसली ले सकता हूं। ओके, उस वक्त हमें गणपति महोत्सव से प्यार था तो हम 15 दिन तो स्कूल जाते ही नहीं थे। वर्गनी लेने से लेके गणपति बापा को विसर्जन करने तक हम कहीं नहीं जाएंगे। फिर नवरात्रि आती थी तो पहले तो चप्पल ही नहीं थे, बट जब जब चप्पल आए भी और पहनने भी लगे हम, ओके, तो भी नवरात्रि में हम चप्पल का त्याग करते थे और कहीं नहीं जाते थे। घर मंडप घर मंडप घर मंडप 15 दिन। तो उसके बाद अचानक हमें पता चल जाता था कि फर्स्ट टर्म एग्जाम आ गई, फिर इधर उधर से कुछ करके दे देते थे। दिवाली जैसे आती थी, दिवाली के बाद हम साइकिल ट्रिप पे निकल जाते थे, कहीं ना कहीं साइकिल ट्रिप्स करते थे हम। तो उसकी प्रिपरेशन में हमारा जाता था। वहां से जैसे आगे हमें पता चला मकर संक्रांति आ गई, एग्जाम नजदीक आ गई, दैट्स इट, साल खत्म। है ना? तो ऐसा ही होता था, बट बीच बीच में बाय द ग्रेस ऑफ गॉड में मैं एक अच्छा लिसनर हूँ शायद, शायद मुझे नहीं पता, ओके, बट कुछ गिफ्ट है मुझे। मैं बरसों पुरानी बात भी ना मुझे एज इट इज उसी टोन पिच में याद रहती है। तो और ये मैं आज रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि अभी पिछले साल हमारा ना गेट टुगेदर हुआ, 25 ईयर्स ऑफ आवर 10th स्टैंडर्ड के 25 साल हो गए। ओके, तो कई सारे पुराने दोस्त मिल गए और मैं उनको बता पा रहा था कि हम इस वक्त ये सिचुएशन में, आजू बाजू में ये था, ये समय था, हम यहाँ खड़े थे पेड़ के नीचे, ब्ला ब्ला ब्ला, और तुमने मुझे ये कहा था। एंड ये मुझे बहुत डिस्टिंक्टली बहुत ज्यादा याद रहता है। ऐसा नहीं कि ऑकेजनल चीजें, मेजोरिटी ऑफ द चीजें मुझे याद आती है। तो मान लो यहाँ पे कौन है, तो डॉक्टर मोनिका है, शी इज पार्ट ऑफ आवर टीम ना, एंड शी इज ऑन वीडियो। ओके, तो उनको ये पता है कि उन्होंने मुझे कुछ कह दिया तो उसका फिर से रेफरेंस अगर वो मुझे देने लगी कि सर मैंने ऐसे आपको कहा था, तो मैं ही उनको बता देता था क्या कहा था, कब कहा था और किस संदर्भ में कहा था। तो ये गिफ्ट है मुझे। ओके, तो शायद ये गिफ्ट इसलिए भी गिफ्ट बनता है, प्लीज नोट करें, प्लीज नोट करें, क्योंकि जब भी मैं कोई बातें करता हूं उनको मैं ऑर्गेनाइज करके रखता हूं इन्फॉर्मेशन को। ऑर्गेनाइज किया और रिवाइज किया तो ब्रेन को पता चल जाता है ये चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रेन उसे भूलता नहीं है। नोट करें, ये मेमोरी का साइंस है। ओके, उम्मीद है हम कुछ सीख रहे हैं। लेट्स कम टू द क्वालिटीज। तो क्या आपने पेन और नोटबुक का इंतजाम किया है? ओके, तो फिर से एक बार एक सजेशन है जो लोग नए हैं उनके लिए, यू शुड हैव अ प्रॉपर नोटबुक जहां आप पूरे नोट्स निकालो। ये मेरा माइंड मैप बुकलेट है और इसमें मैं कई सारे मेरे नोट्स निकालते रहता हूँ। ओके, अभी ये बुक है, इसकी समरी अब तक मैंने माइंड मैप में नहीं बनाई, बट वो भी बना के रख दूंगा मैं रिवीजन के वक्त। चलो आगे बढ़ते हैं। जय श्री कृष्णा। पहली क्वालिटी,
धर्मरक्षणाच्या ध्येयाबद्दल एकरूपता। तो हम हमारे काम की बात लिखते हैं, थोड़ा रुकिए। ओके, वननेस विद द गोल, ऐसा लिखिए आप, जरा मॉडर्न लैंग्वेज में लिखते हैं ना इसे, मॉडर्न लैंग्वेज, वननेस विद द गोल, यानी मैं और मेरा गोल एक ही है, एक रूपता। ओके, वननेस विद द गोल, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है तो किसी दिन याद दिलाइएगा, इस पे 1 घंटा बात करेंगे, वननेस विद द गोल क्या होता है विथ एग्जांपल्स, बट आज नहीं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्वालिटी, अखंड कर्मशील प्रयत्नवादी वृत्ति। अखंड कर्मशील प्रयत्नवादी वृत्ति। तो यहाँ अखंड का मतलब क्या है? नॉन स्टॉप, बिना थके, बिना हारे, बिना रुके। तो मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, देयर शुड बी नो चीट डेज। अच्छे कामों को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छे कामों को छुट्टी नहीं होनी चाहिए, 24/7 into 365, है ना। तो अच्छे कामों को छुट्टी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों? कर्मशील, एक्शन बेस्ड, नॉट थॉट बेस्ड। हम सब लोग सोचने के जीनियस है। कितने लोगों को लगता है? एग्री करते हैं तो हाथ दिखाए। हम किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे कितना भी सोच सकते हैं बिना रुके। नहीं, सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, ऐसे ना, है ना। सोचने के एक्सपर्ट है। जो भी कुछ महत्वपूर्ण काम करना है हम सोचते हैं ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, नॉन स्टॉप, अखंड, कंटिन्यूअस। व्हाट्स द वर्ड? कंटिन्यूअस। कर्म शब्द क्या है? कर्मशील और प्रयत्नवादी। प्रयत्नवादी का मतलब क्या हुआ? प्रवृत्ति, प्रयत्नवादी प्रवृत्ति। प्लीज नोट करें, this is an orientation or this is an approach where the person is programmed to give it a try one more time. Give it a try one more time. Maybe approach could be different, but कोशिश रुकनी नहीं चाहिए। अब ये जो ओरिएंटेशन होता है ना, वहां फियर ऑफ फेल्यूर नहीं आता एंड थॉट ऑफ गिविंग अप नहीं आता। 2 चीजों से ये एटीट्यूड आपको बचाता है। अखंड कर्मशील प्रयत्नवादी प्रवृत्ति, यानी कंटिन्यूअस काम करना है, कर्म करना है और प्रयत्न करते रहना है, प्रयत्न करते रहना है। अब प्रयत्न किसके लिए करना है, किसके प्रति करना है? तो इसके लिए पहली क्वालिटी आप नोट करें, वननेस विद द गोल। वननेस विद द गोल, तो आपका गोल है, उसके साथ वननेस है। अब आप क्या कर रहे हो? उसको कंटिन्यूअस एक्शंस ले रहे हो, यू आर गिविंग इट अ ट्राई। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब शायद ये आपको पसंद आए ना आए, बट मैं पढ़ता हूं। दोनों में और एक कॉमन क्वालिटी थी, और वो क्वालिटी थी दोघांचा परस्परांनी रुकते हैं, हा, दोघांची वैयक्तिक सुखाबद्दलची उदासीनता, यानी बोथ ऑफ देम हैड नो इंटरेस्ट इन पर्सनल, जिसे कहते हैं सेटिस्फैक्शंस, पर्सनल प्लेजर्स। तो आपने अगर दोनों के जीवन को देखा होगा तो देयर लाइफ वाज ऑल अबाउट सोसाइटी एंड सोशल कंट्रीब्यूशंस, सोसाइटी एंड सोशल कंट्रीब्यूशंस। वो खुद के प्रति सेंटर्ड कभी नहीं थे। इनफैक्ट मैं आपको एक बताना चाहूंगा, कुछ अगर मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो तो पहले से क्षमा मांगता हूं, बट आई बिलीव ये वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की अनेक पत्नियां थी, आपने सुना होगा, है ना। तो उनकी अनेक पत्नियां थी। ओके, और वो शादी इसलिए करते थे उस वक्त ताकि वो जो है ना, अलग अलग मराठा सरदार वगैरह होते थे, तो रिलेशन से भी लॉयल्टी बढ़ती थी, रिलेशन से भी लॉयल्टी बढ़ती थी। तो सब लोग एक साथ आ गए, इकट्ठा हो गए, तो रिलेशन भी है ना, हमारे याद में है वो वाला फील है। और एक उल्लेख है, तो उनकी एक पत्नी, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद आपको आए तो बताइए। उनकी एक पत्नी ने मरते वक्त बोला था कि मला छत्रपति ना एकदा पाहायचंय, मुझे उनको एक बार चरण स्पर्श करना है।
ओके। एंड वो काफी इंटेंस तरीके से उनके लिए वेट कर रही थी। एंड ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मैंने कहीं पढ़ा है, ओके, पढ़ा हुआ है, इतना पक्का है कि वो शादी के बाद जब वो मरते वक्त कह रही थी कि एक बार महाराज के दर्शन हो जाए, तो इन बिटवीन वो मिले नहीं थे। थिंक ऑफ इट, थिंक ऑफ इट। तो ना तो महारानी, ना तो महारानी और ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको पर्सनल प्लेसेस का कुछ नहीं था। एंड ये ग्रेट 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 त्याग है समाज के लिए, है ना। अभी अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो तो उनका क्या है, एक मुहिम, उसके बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, चौथे के बाद पांचवी, आया ना। यस। और एक कॉमन बात है, अगर आप छत्रपति शिवाजी महाराज को देखो, उनके पिताजी और उनमें और उनके उनके बच्चे में, यानी छत्रपति संभाजी महाराज में एक कॉमन बात मैं आपको बताना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज को पिताजी महाराज का ज्यादा समय कभी नहीं मिला। और सेम बात होगी, संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज का सन भी बहुत कम मिला। और अगर 10 एक साल छत्रपति संभाजी महाराज को छत्रपति शिवाजी महाराज का गाइडेंस और वरद हस्त मिल जाता ना, तो वो इतिहास के सबसे बड़े वॉरियर होते वो। क्योंकि एक जनरेशन का ज्ञान दूसरी जनरेशन में जाने के लिए समय, टाइम स्पेंड करना भी जरूरी है या ना। बट छत्रपति शिवाजी महाराज की लाइफ प्रायोरिटीज इतनी थी कि वो हमेशा अलग अलग फ्रंट पे लड़ते रहते थे। तो ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैं सही हो सकता हूँ या गलत हो सकता हूँ। अगर मैं सही हूँ तो स्वीकार करें, गलत हो तो क्षमा करें। आगे बढ़ते हैं अगली क्वालिटी की तरफ। तो दोनों का ना पर्सनल लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं था। इंपॉर्टेंट, बड़े सपने हैं तो मैं से आगे बढ़ना पड़ता है दोस्त। बड़ा कंट्रीब्यूशन करना है तो मैं से आगे बढ़ना पड़ता है। आगे देखते हैं। ओके। और दो क्वालिटीज यहाँ पे आ रही है। एक है कार्यातील सावधानता। कार्यातील सावधानता यानी अपना काम, जो भी कार्य है, अपनी जो भी उनकी प्रायोरिटी है, जो भी उन्होंने लिखा है, उसके प्रति वो हमेशा सजग रहते थे, अवेयर रहते थे, केयरफुल रहते थे। यानी सिंसियरिटी के साथ, फोकस के साथ वो कार्य करते थे हमेशा। और एक आखिरी वाला पॉइंट मैं लूंगा, फिर आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, और वो है शिस्त प्रियता। जय श्री कृष्ण। तो इसे कहते हैं डिसिप्लिन। क्या कहते हैं? डिसिप्लिन। तो अमेजिंग डिसिप्लिन भी उनमें देखा जाता है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। कल हम आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट में। एंड अब समय आ गया है फेसबुक वालों से विदा लेने का। जय श्री कृष्ण।